स्पेशल रिपोर्ट में रुख करते हैं खबरों की ओर। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन प्रत्याशी अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी आज बड़ैया नगर परिषद क्षेत्र के कई गांव का दौरा करके जनसंपर्क अभियान चलाया है। अनीता देवी ने लोगों से मिलकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। अनीता देवी के पहुंचते ही लोगों ने फूल मालाओं से उनका जमकर स्वागत किया। तो वहीं अनीता देवी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं आपकी बेटी बनकर आई हूं, मेरी प्राथमिकता मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास करना है। महागठबंधन ने विश्वास कर प्रत्याशी बनाया है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, देखिए महिलाएं भी इनका यहाँ पर फूल मालाओं से स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं। इंडी गठबंधन की प्रत्याशी हैं। बेटी को बुला ली। आपके साथ मिलाकर के यहाँ की जनता के साथ इतना प्यार और स्नेह देखकर मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। बस एक एक जो हमारे सारे अपने हैं यहाँ, उन सबको मैं पैर छूकर प्रणाम कर रही हूँ और आशीर्वाद ले रही हूँ। सबसे पहले मेरा ये, और मेरा पहले भी मैं सेवा का ही कर रही थी। मेरा चिकित्सा प्रोफेशन था, पेशा था, बस माध्यम चेंज हो गया क्योंकि शायद परमात्मा को ये मंजूर है कि अशोक महतो जी से शादी होना और मेरे साथ है, ये एक सौभाग्यशाली संजोग बन गया जिसको आप लोगों ने बनाया। परमेश्वर और आप लोगों का साथ और प्रेम आशीर्वाद ने बनाया है। तो ये हम लोगों ने समर्पित हो चुके पूरे जीवन अब आप लोगों का एक एक चीज़ सुनने के लिए, और सिर्फ सुनना नहीं है, उसको करना है। तो देखिए मुंगेर सीट पर किनके बीच मुकाबला होना है वो आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जेडीयू से प्रत्याशी ललन सिंह होंगे और आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी, दोनों का मुकाबला होने जा रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में मुंगेर लोकसभा सीट पर ये दोनों आमने सामने होंगे। ललन सिंह जेडीयू से और आरजेडी से अनीता देवी, यानी कि इंडिया अलायंस ने अनीता देवी पर भरोसा जताया है, तो वहीं एनडीए ने ललन सिंह पर भरोसा जताया है। इन दोनों के बीच में इस बार मुकाबला होना है और ये मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा क्योंकि अशोक महतो की पत्नी है अनीता देवी, एक बाहुबली अशोक महतो जो कि कई सालों तक जेल में थे। अनीता देवी पत्नी है उनकी, हाल ही में उनकी शादी हुई है। जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को दूसरी बार सुरक्षित गोपालगंज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने आज से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। हालांकि महागठबंधन ने अभी तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। यह सीट महागठबंधन में आरजेडी के खाते में गई है। आरजेडी के सूत्र बताते हैं कि गढ़खा के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम को पार्टी टिकट दे सकती है। इधर एनडीए ने उम्मीदवार उतारने के बाद 4 अप्रैल को बड़ी बैठक बुलाई है। जेडीयू सांसद से बातचीत की संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के उम्मीदवार और जेडीयू के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है और लोगों के बीच जाकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सीधे तौर पर हम सांसद से ही बात करते हैं। आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई है। हाँ, देखिए जब से हमारे परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमें दूसरी बार गोपालगंज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आशीर्वाद दिया है और जेडीयू की तरफ से एनडीए का उम्मीदवार बनाया है, मैं आशीर्वाद यात्रा के रूप में अपनी जनता के बीच जा रहा हूं और अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के किए गए 10 सालों के काम को और हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के किए गए 18 साल के कामों को जनता के बीच मैं ले जा रहा हूं और 5 साल मैं जो सेवा किया हूं वो अपनी बात भी जनता के बीच। बिहार में बहुत अच्छी जैसे हम लोग एनडीए का काम जो यहाँ चल रहा है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और जब से माननीय सांसद जी को दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्वास जताया गया है इन पर, तो और भी हर्षोल्लास के साथ पूरा एनडीए चुनाव तैयारियों में लग। जेडीयू के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है और लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। और अगर गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज जिला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद कागरी जिला है, लेकिन अब तक महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। तो ऐसे में एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन अब तक महागठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि कयास और चर्चाएं ऐसी हो रही है, महागठबंधन की ओर से गढ़खा के विधायक सुरेंद्र राम को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।
बिहार में चर्चित लोकसभा सीट हाजीपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि चिराग पासवान को समर्थन देने के लिए पशुपति कुमार पारस तैयार हो चुके हैं। पशुपति कुमार पारस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान की सीट हो या फिर किसी और की, हम समर्थन देंगे। पूरे एनडीए को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुके हैं पशुपति कुमार पारस। हालांकि आपको बता दें कि बीच में चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पशुपति कुमार पारस एनडीए के आलाकमान से नाराज चल रहे थे, लेकिन अब पशुपति कुमार पारस ने कह दिया है कि वो समर्थन देंगे, चाहे चिराग पासवान की सीट हो या फिर किसी और की। बात करते हैं रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस से। पारस जी, आपकी एक दिन पहले मुलाकात हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। उस मुलाकात में क्या चर्चा हुई? क्या आप लोग एनडीए में बने रहेंगे? ये परसों रात में माननीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और बिहार के प्रभारी माननीय तावड़े साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई। हमारे साथ में समस्तीपुर के सांसद और बिहार हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रिंस राज पासवान जी मौजूद थे। बहुत अच्छे स्वादपूर्ण वातावरण में हमारी बातें हुई उनसे। जो भी शिकवा शिकायत था वो दूर हो गया और हमारी पार्टी का फैसला है कि बिहार में जो 40 लोकसभा का सीट है और पूरे देश में जो अभी एक एनडीए के पक्ष पे हवा है 400 पार, तो हमारी पार्टी और हमारा फैसला है कि हम बिहार में जो 40 लोकसभा क्षेत्र है, 40 लोकसभा क्षेत्र पर हमारी पार्टी के जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और जहां जरूरत पड़ेगी मैं भी जाऊंगा। जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, मैंने पहले ही 40 जगह का मैंने पहले ही प्रभारी नियुक्त किया, हमारी पार्टी की तरफ से नियुक्त हो चुका है। और 6 तारीख को पटना में पार्टी कार्यालय में हमारी पार्टी की बैठक है, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिला के सभी जिलाध्यक्ष, सभी विंग के अध्यक्ष और प्लस दलित सेना मेरा संगठन बहुत मजबूत संगठन है पूरे देश में। ये सभी लोगों की बैठक होगी प्रदेश कार्यालय में 11 बजे दिन से। उसमें सेंट्रल के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो भी काफ़ी संख्या में जाएंगे और बिहार के तमाम लोग रहेंगे और उसमें एक फैसला लिया जाएगा। फैसला तो पहले से लिया गया है, एक निर्गत किया जाएगा कि प्रेस मीडिया को ये जानकारी दी जाएगी कि हमारी पार्टी, हम एनडीए के सहयोगी दल हैं। मैं शुरू से ही कहता था कि मैं राजनीति में जब तक जिंदा रहूंगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूंगा और हमारी पार्टी का फैसला भी है कि हम एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। और 40 लोकसभा सीट जो है उस पर हमारी पार्टी तन मन धन से हम पूरी बिहार में 40 के 40 सीट जिताने का प्रयास करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व आज के तारीख में इतना अधिक है कि अपने देश की बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व स्तर पर सर्वमान्य नेताओं के रूप में उनकी उपलब्धि हुई है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि किसी ने ईश्वर को देखा नहीं है, एक कल्पना है, लेकिन साक्षात इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है उसके ये संरक्षक हैं। और सभी लोगों ने, और हमारी अपनी मान्यता है, हमारा अपना सोच है कि ये ईश्वर के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिए। सर, आपने कहा कि 40 की 40 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर हम समर्थन करेंगे जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। उन 40 में 5 सीटें हैं जो कि लोजपा रामविलास के खाते में गई हैं। चिराग पासवान खुद हाजीपुर से चुनाव मैदान में है। बाकी 4 सीटों पर देखा जाए और हैं। 5 पर आप समर्थन देंगे लोजपा रामविलास के उम्मीदवारों को और चिराग पासवान को? मैं 100% 40 सीट पर समर्थन करूंगा, चाहे लोजपा का सीट हो, चिराग पासवान जी का सीट हो, एनडीए का सीट हो, भाजपा का हो, जनता दल यू का हो, उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, जीतन राम मांझी जी का हो, सब एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं। तो 40 में 40 सीट पर देखिए, हम लोग नीति और सिद्धांत से चलने वाले लोग हैं। किसी से व्यक्तिगत यदि हमारी दुश्मनी है या व्यक्तिगत विरोध है, उस विरोध को हम सार्वजनिक नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि देश में तीसरी बार पुनः देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और उसमें बिहार भी है। बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगली बार 40 से 39 सीट हम जीते थे। इस बार हमारी पार्टी का लक्ष्य है या पूरे एनडीए का लक्ष्य है कि हम 40 में 40 सीट जीतें, चाहे उसमें चिराग पासवान जी का 5 सीट हो या हाजीपुर का सीट हो, हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस।
कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 4 अप्रैल को जमुई में बड़ी रैली करने के लिए आ रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी की ओर से यहां से चिराग के बहनोई अरुण भारती इस बार एनडीए प्रत्याशी हैं। तो आखिर जमुई लोकसभा सीट का इतिहास और सियासी समीकरण क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। बिहार की राजधानी पटना से करीब 166 किलोमीटर दूर है बिहार का जमुई। ये वही जगह है जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्मावलंबियों के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक जमुई बिहार की हॉट लोकसभा सीट में से एक है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जमुई लोकसभा क्षेत्र का गठन 3 जिलों जमुई, मुंगेर और शेखपुरा के इलाकों को मिलाकर हुआ। वैसे 1952 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो जमुई मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। जमुई लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1962 में हुआ और जमुई के पहले सांसद बने कांग्रेस के नयन तारा दास। 1973 में जब परिसीमन हुआ तो जमुई लोकसभा सीट का अस्तित्व खत्म हो गया, यानी 1977 से लेकर 2004 तक के आम चुनाव में जमुई लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं थी। परिसीमन के बाद यह लोकसभा क्षेत्र 2008 में दोबारा अस्तित्व में आया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट से 2009 में जेडीयू के भूदेव चौधरी सांसद बने। उसके बाद से लगातार 2 चुनाव में एलजेपी के चिराग पासवान को जीत मिली। 2014 और 2019 में चिराग पासवान बड़े मार्जिन से जमुई के सांसद चुने गए। 2024 में जमुई की सीट चिराग की पार्टी एलजेपीआर के ही खाते में है। इस बार चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर जमुई से मैदान में उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। जमुई लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 19,05,487 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 9,96,246, महिला वोटर 9,09,190, जबकि ट्रांसजेंडर वोटर 51 है। 19 लाख से ज्यादा वोट वाले जमुई लोकसभा सीट के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो पता चलता है कि जमुई में ओबीसी 30%, ईबीसी 10%, सामान्य 25%, मुस्लिम 5%, एससी 20% और एसटी 10% हैं। अब जमुई सीट का जातीय गुणागणित भी समझ लेते हैं। जमुई में सबसे ज्यादा वोट यादव जाति का है। यादव 3 लाख हैं, उसके बाद राजपूत 2 लाख, तीसरे नंबर पर वैश्य जाति के वोट हैं। वैश्य 1.5 लाख मतदाता हैं, जबकि अति पिछड़ा का वोट बैंक है 1.5 लाख के करीब। पिछले 3 चुनाव से इस सीट पर एनडीए का परचम लहराता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि 2024 में जमुई की जनता जनार्दन किसे अपना आशीर्वाद देकर संसद भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही कई नियम भी बदले गए हैं। तो वहीं बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो अप्रैल के महीने में 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। अगर आपको बैंक से संबंधित जरूरी काम निपटाने हैं तो इस महीने थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अप्रैल में इस बार काफी दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आप इन तारीखों पर ध्यान नहीं दे रहे तो आप परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर अप्रैल महीने के लिए हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक इस महीने 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें 6 दिन साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। बैंक हॉलिडे की सूची में अलग अलग राज्यों में होने वाले त्योहार, दूसरे मौकों से संबंधित छुट्टियों को शामिल किया गया है। इसमें अप्रैल में शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां भी हैं। इस दौरान सभी बैंक्स में छुट्टियां रहेंगी। 7, 14, 21 और 28 अप्रैल को रविवार पड़ रहे हैं। 13 अप्रैल को दूसरा शनिवार है, तो वहीं 27 अप्रैल को चौथा। इसके अलावा कई राज्यों में अलग अलग दिनों की छुट्टियां भी हैं। उस दिन उन राज्यों के बैंक्स बंद रहेंगे। ईद और रामनवमी के त्योहार पर भी कई राज्यों में बैंक नहीं खुलेंगे। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम के जन्मदिन के मौके पर कुछ राज्यों में बैंक नहीं खुलेंगे। इसके बाद 9 अप्रैल को भी कई राज्यों में गुड़ी पड़वा, पहले नवरात्रि के मौके पर छुट्टी होगी। 11 अप्रैल को ईद उल फितर के मौके पर देश भर के बैंक्स बंद रहेंगे। 15 अप्रैल को असम में बिहू त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन वहां के बैंक्स नहीं खुलेंगे। वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी है, इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। लेकिन राहत की बात यह कि बैंक से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं में कोई बाधा नहीं आएगी।
यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सेवा की सुविधा लोगों को मिलती रहेगी। इन पर बैंक्स की छुट्टियों का असर नहीं पड़ेगा। पैसे ट्रांसफर करने का काम नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। होली का पर्व मनाने के बाद काम पर वापस लौटने का सिलसिला जारी है। ट्रेन में काफी भीड़ भाड़ चल रही है, जिसके कारण तत्काल टिकट के लिए आरा स्टेशन पर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। रोजगार और घर परिवार चलाने के लिए प्रदेश में जाकर काम करना मजबूरी है। लोग सुबह से ही लाइन में लगकर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर टिकट कटवा रहे हैं, लेकिन ट्रेन में टिकट नहीं मिल पा रही है। यात्रियों ने बताया कि उन्होंने 1 महीने पहले ही टिकट कराया था, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का भी परिचालन हो रहा है, लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण जैसे तैसे लोग यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। कहाँ जाना है? लुधियाना। टिकट के लिए लाइन में खड़े हैं। हाँ जी। कहीं टिकट नहीं मिल रहा, अभी भीड़ चल रहा है क्या ट्रेन में? अभी तो फर्स्ट टाइम लाइन में लगे, देखिए भीड़ है लाइन में। लाइन के हिसाब से तो अभी भीड़ नहीं है उतना। टिकट मिलने में परेशानी हो रही है, तभी तो तत्काल के लिए लाइन में लगे हैं। हाँ, ये होता है। तत्काल टिकट के लिए लगे हैं। अब ऐसे देख रहे थे, पहले तो सब वेटिंग था, अब सोचे कि तत्काल से ही जाया जाए। तो अभी भी मतलब इतना स्पेशल ट्रेन चल रहा है, फिर भी जानते हैं वो जनसंख्या भी तो है। होली के बाद अभी भी? हाँ, होली के बाद अभी भी। मैंने कितने दिन से आ रहे हैं? आज पहली बार आए हैं कि पहले भी टिकट के लिए आए थे? नहीं, आए थे तो टिकट हो फिर कैंसिल कराना पड़ा। तत्काल टिकट के भीड़ तो है, टिकट कम कटता है, माने बहुत ज़्यादा टिकट लोगों को नहीं मिल पाता है, लेकिन स्पेशल ट्रेन बहुत सारा चला है, जिससे सारे यात्री को परेशानी कम हुई है। इस बीच रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबा प्रसाद को ईडी ने समन भेजा है। 4 अप्रैल को पूछताछ करने वाली है ईडी। 12 मार्च को ईडी ने छापेमारी की थी अंबा प्रसाद के कई ठिकानों पर, 20 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। रंगदारी, लेवी, अवैध खनन का ये मामला है। छापेमारी के बाद समन भेजा गया है अंबा प्रसाद को। आपको बता दें कि इस मामले में अंबा प्रसाद के कई करीबियों के घर भी छापा पड़ा है और कई दस्तावेज बरामद किए गए, कई डॉक्यूमेंट्स ईडी के हाथ लगे हैं। कई बैंक के ट्रांजैक्शंस के बारे में ईडी को पता लगा है और आपको बता दें कि इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और अब बारी अंबा प्रसाद की है। 4 अप्रैल को पूछताछ करने वाली है ईडी। सवालों की बौछार करेगी ईडी अंबा प्रसाद से। अंबा प्रसाद को अब ईडी के सामने पेश होना होगा। 20 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर चुकी है अंबा प्रसाद के, जिसमें रंगदारी, लेवी, अवैध खनन का मामला है। छापेमारी के बाद समन भेजा गया है अंबा प्रसाद को। आपको बताते चले कि अंबा प्रसाद के कई करीबियों से पूछताछ ईडी कर रही है। कई करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है और वहां से डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए अंबा प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। ईडी ने समन भेज दिया, अब 4 अप्रैल को पेश होना होगा, क्या है अपडेट? जी बिल्कुल, अंबा प्रसाद को पूर्व में ही ईडी के द्वारा सम्मन दिया गया था और उस मामले में उनसे कल पूछताछ होनी है। फिलहाल आज उनके पिता और पूर्व मंत्री जो योगेंद्र साहू से है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी दरमियान जो अंबा प्रसाद हैं वो ईडी दफ्तर पहुंची है, अपने पिता का खाना और दवा लेकर यहाँ पर पहुंची है। पिता जो डायबिटिक पेशेंट भी हैं, अंबा प्रसाद के अनुसार कि पिता को खाना और दवा लेकर वो यहाँ पर पहुंची है। वहीं जाहिर तौर पर दरमियान अंबा प्रसाद ने कहा कि इससे पहले भी तमाम तरह की मुश्किलें जो सामने आई है उसका उनके परिवार ने सामना किया और इस विपत्ति का भी सामना करेंगे। जाहिर तौर पर अंबा प्रसाद ने यह भी कहा कि ईडी को हर संभव जो सहयोग होगा उन्हें और उनके पूरे परिवार की तरफ से वो ईडी को दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जिस तरह से उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई की जा रही है वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। हालांकि ये साजिश किसके द्वारा रची गई, इन तमाम चीजों को लेकर अभी फिलहाल वो स्पष्ट नहीं कही है, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र जरूर करार दिया। तो ओम प्रकाश, देखिए इसमें कई मामला है, रंगदारी, लेवी, अवैध खनन, ऐसे कई मामलों से ऐसे कई मामलों को लेकर के पूछताछ करने वाली है ईडी अंबा प्रसाद से। तो क्या आज जिन लोगों से पूछताछ हुई है और इन दिनों जितने भी लोगों से पूछताछ हुई है इस मामले में, क्या उन लोगों ने एक बार फिर से अंबा प्रसाद का नाम लिया है? क्या एक बार फिर से संलिप्तता पाई गई है?
जी बता दें कि अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव से जो भी करीबी रिश्ते थे, जिन लोगों के करीब 20 ऐसे ठिकाने थे जहां पर ईडी के द्वारा दबिश दी गई थी 12 मार्च को, और उन तमाम लोगों से एक एक करके पूछताछ की जा रही है। और कहीं ना कहीं इन लोगों का संबंध कैसा है, क्या इनके साथ कोई जो व्यापारिक संबंध है वो है, कैश का हस्तांतरण, इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की गई है उन तमाम लोगों से। हालांकि उस बीच ये नहीं बताया कि ईडी को इसमें कितना जवाब जो है वो मिला है और किस तरह के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये जाहिर तौर पर जिस तरह से छापेमारी की गई तो उस दरमियान ही कई साक्ष्य मिले थे और उसी आधार को लेकर अब तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी से रिलेटेड जो आज योगेंद्र साव, जो कि पूर्व मंत्री भी हैं और अंबा प्रसाद के पिता हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। ओम प्रकाश, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। सोशल मीडिया पर एक